जो मैं प्रश्नों को जब तक दोहरा देता हूँ, इन तीनों प्रश्नों को मैं आप फिर से दोहरा रहा हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए कि लिखना क्या है। हम ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी के उस पल को याद कीजिए जब आपको खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ था। यहाँ भी कोई भी पल हो सकता है, स्कूल का, कॉलेज का, आपके वर्कलोड का, काम का, घर का। या उस पल में वापस जाइए, देखें कि आपने क्या देखा था, सुनिए कि आपने क्या सुना था। उस गर्व की भावना को अपने शरीर में फिर से महसूस कीजिए, उसकी एनर्जी को अपने आप में महसूस कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अब अपनी जिंदगी के किसी ऐसी चुनौती को याद कीजिए जिसका आपने सफलतापूर्वक सामना किया था। एक ऐसी मुश्किल जिसे देखकर पहले आपको लगा था यह असंभव है, लेकिन आपने उसे पार कर लिया। याद कीजिए, उस समय आपने अपने कौन से ट्रेड्स, गुणों का इस्तेमाल किया था। वो आपकी हिम्मत थी, आपका धैर्य था, आपकी क्रिएटिविटी थी, या आपकी मेहनत उस शक्ति को पहचानिए। अब एक ऐसे अनुभव को याद कीजिए जब आपने कोई नया कौशल या कोई नई बात सीखी थी। चाहे वो साइकिल चलाना हो, कोई नई भाषा हो, या कंप्यूटर, या कोई प्रोग्राम हो। सीखने की उस प्रक्रिया को और सफल होने की उस खुशी को महसूस कीजिए। इन सभी पॉजिटिव इमोशंस को अपने अंदर महसूस कीजिए। और आप अ, अपनी आंखें जो नहीं खोले वो खोल लीजिए। और मैं आपसे अब कुछ लिखवाने वाला हूँ, तो सभी रेडी हैं? जिनके वीडियो बंद है उनसे आग्रह है कि अपने वीडियो चालू कर लीजिए। सभी लोग अपने अपने वीडियो चालू कर लीजिए, जिससे कि, नमस्कार जी, तो सभी लोग, मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ आपको कृपया उसको लिखना है। जवाब तो मैं बाद में पूछूंगा। तो लीजिए, आपने जिन शक्तियों को और जिन सफलताओं को महसूस किया है, आप चलिए उन्हें कागज पर उतारते हैं। अपनी डायरी और पेन में आप लिखिएगा। मैं कुछ संकेत जरूर दूंगा, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि ये आपके लिए है। आप उनको, जवाब को लिखिए। आपके जीवन की तीन, पहला संकेत ये है कि आपके जीवन की तीन सफलताएं लिखिए। जिंदगी की कोई भी तीन सफलताएं लिखिए, वे कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। जैसे मैंने 10th क्लास अच्छे नंबरों से पास करी, मैंने पहली बार खाना बनाया, मैंने जरूरी प्रेजेंटेशन दिया, पहली बार माइक पे बहुत शानदार स्पीच दिया, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना गया। ऐसे कुछ भी, ऐसी कोई तीन सफलताएं जीवन की हैं तो उसे आप नोट डाउन कीजिए। आपके जीवन की वो खुशियों के पल। यदि आप लिखें तो आप ऊपर हाथ रेस करके मुझे बता दीजिए कि, हैंड रेस करके, कि हाँ मैंने लिख लिया है। हाँ भैया। एक मिनट टाइम। ये सर, टेक योर टाइम सर। एक ही हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको केवल हैंड रेस करना है। आपको केवल हैंड रेस करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। दो, तीन, चार लोग और अभी लिख रहे हैं। वेरी गुड, तीन बचे हैं अब। बहुत बढ़िया। सभी लोगों का हो गया है, एक और बचे हैं बस। तो लगभग सभी लोगों ने अपना ये लिख लिया है। क्योंकि मैं इसी पे अपना, मेरा क्रॉस क्वेश्चन होने वाला है। आपकी इन सफलताओं को, आपने अपनी सफलता लिख ली है तीन, किसी ने चार भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी कौन सी शक्तियों का, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। जैसे कोई प्रेजेंटेशन दिया था, कोई करेज, कोई प्रिपरेशन किया था,
आप अपनी उन शक्तियों की सूची को आप लिख लीजिए। उन शक्तियों की सूची, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, जो आपकी सफलता थी, उसके आगे ही लिखना है आपको। जो सफलता आपने तीन चार पांच जो भी लिखी हो, उसके आगे लिखिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी कि आपने उन सफलता को पाया है। हमारे आईपीडीजी, एमजेएफ लायंस सुधीर जैन जी भी जुड़ चुके हैं। हमने तीन प्रश्न पूछा है कि आपको आपके जीवन की सफलताएं आपको लिखना है कि जीवन में आपकी क्या क्या सफलताएं थी। तो आप भी चाहे तो एक नोटबुक में लिखिए तीन सफलताएं और उसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, आप लिख लिए, वेरी गुड। लगभग लगभग एक दो लोग और बचे हैं, बाकी सब लिख चुके, तीन लोग बचे हैं अभी। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम में से अपने मस्तिष्क का केवल 10% पूरे जीवन काल में उपयोग करता है। आज हमने 1% ज्यादा किया है। मैं बीच में ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा कि आपको लिखना क्या है। हाँ, आशा करता हूँ लगभग सभी लोग अंतिम चरण में है लिखने के। आपने अपनी शक्तियों को बता दिया कि कौन सी शक्तियां हैं। अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी जिंदगी की किसी एक वर्तमान चुनौती के बारे में सोचिए। एक ऐसी चुनौती के बारे में सोचिए जिसका आप सामना कर रहे हैं। अपनी शक्तियों को, सूची को देखिए। पहले आपकी वर्तमान चुनौती को लिखिए, अपनी शक्तियों की सूची को देखिए, लिखें कि आपकी कौन सी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल आज की इस चुनौती को निपटाने के लिए आप कर सकते, निपटने के लिए कर सकते। एक ऐसी कौन सी चुनौती आपकी लाइफ की वर्तमान में आप देख रहे हैं, उसको, चुनौती को ओवरकम करने के लिए ऐसी वो शक्तियां जो आपने लिखी, उन्हीं शक्तियों में से कौन सी शक्ति का उपयोग करने वाले हैं, उसको भी आप लिख डालिए। अब उन तीन लोगों, किसी व्यक्ति हो सकते हैं, किसी चीजों के बारे में लिखें जिन्होंने आपकी इस यात्रा में आपकी बहुत मदद करी है। कोई भी तीन पर्सन हो सकते हैं या कोई तीन वस्तुएं हो सकती हैं। भाई जैसे आपने लैपटॉप से बहुत कुछ करके पा लिया। या तीन ऐसे आपके मेंटर गाइड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके लिए आप आभारी हैं, थैंक्स बोलना चाहते हैं। आभार भी एक बहुत बड़ा आंतरिक संसाधन है। मतलब आंतरिक संसाधन मतलब हमारे मन को, इनर रिसोर्स है वो, मेंटल वेलबींग का। तो हमने लिख लिया है, तो हम कंक्लूजन विथ इंस्पायरेशन स्टेटमेंट करने जा रहे हैं सभी लोग। सर लिख चुके हैं। क्वेश्चन को हाँ क्वेश्चन एक बार फिर से। हाँ, आई रिपीट। आपके
जीवन में ऐसी तीन क्या वस्तुएं हैं या तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी इस यात्रा में आपकी मदद की है, जीवन यात्रा में, जिसके लिए आप। आपकी आवाज है ना, स्पष्ट नहीं आ रही, कट रही है बीच बीच में। कहते रहिए मेरी। चलिए मैं जी। यहाँ से अपना कैमरा ऑडियो सिस्टम को आवाज तो ठीक है, आपके उसमें प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को मिल रही है आवाज अच्छी। आ रही ना? तो सर जो तीन चुनौती का सामना करके आपने क्वेश्चन किया ना सर स्टार्टिंग। हाँ, जो चुनौती का था कि उन चुनौतियों में से आपको एक चुनौती के बारे में सोचना है कि जो वर्तमान में कोई चुनौती है, जिसका आप सामना अभी कर रहे हैं। कोई भी एक चुनौती हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती हैं, कोई डिजीज हो सकती है, कोई रिलेशन में कोई तकलीफें हो सकती हैं, कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप देखिएगा कि आपने जो अपनी स्ट्रेंथ लिखी है उसका उपयोग करके क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, वर्तमान चुनौती को, जो आपने पिछली सफलताओं में जिन चुनौतियों का उपयोग किया। और सबसे आखिरी मैंने कहा था कि आप उन तीन लोगों या तीन चीजों, तीन वस्तुओं के बारे में लिखिए जिन्होंने आपकी इस यात्रा में मदद की है, जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार भी एक बहुत बड़ा आंतरिक संसाधन है। तो आई थिंक मैं फिर चेक कर लेता हूँ कितने लोग लिख रहे हैं। देखिए, आपकी आंसर शीट में छुड़ाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप समय ले सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। ये आपको उन लोगों के लिए करना है कि जो अ, हम पास जो पेशेंट आने वाले हैं, हम जब सेशन लेंगे, जिनको एंग्जाइटी है और भी स्ट्रेस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां जिनके जीवन में है, तो वो भी हम उसको ओवरकम उनका कैसे कर सकते हैं। सभी लोग लिख के तैयार हैं? तो नहीं, अभी दो लोग और बचे हुए हैं। अब 30 सेकेंड आपके लिए और हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहिबा, आपका वेलकम है। आप थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा हमने ये क्या किया अभी तक। जी। सर कनेक्ट नहीं हो रहा था, 9:40 पे जुड़े ऐसा मैसेज आया था आपकी तरफ से। नहीं नहीं, ये 8 AM पे जो 8 PM स्टार्ट हो चुका था मीटिंग। मैं टाइम जो देते हैं उसके 15 मिनट पहले हम लोग ओपन कर देते हैं उसको। नहीं, पर कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं 8:30 पे जुड़ी, पर जी जी जी। उस समय फिर मैसेज मैंने ग्रुप में 9:40 का कैसे देखा पता नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अभी मेरे मेंटर गाइड सत्येंद्र शर्मा जी का मुझे डांट पड़ जाएगी कि भाई मैं सो जाता हूँ 10 बजे, क्या कर रहे हो ये। तो लीजिए, सभी लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो हम अपनी बात को आगे चलते हैं। सभी लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया है, तो हम ये समझते हैं कि कंक्लूजन क्या होने वाला है, हमारा इंस्पायरेशन स्टेटमेंट क्या बनने वाले हैं। आज आपने जो लिखा है वो एक डायरी या पन्ना नहीं है, ये आपकी शक्तियों का आईना है। आप खाली नहीं है। आपका अतीत आपकी सफलताओं और शक्तियों से भरा पड़ा है। आपकी पुरानी सफलताएं इस बात का सबूत है कि आप भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम हैं। जब भी आप खुद खुद को कमजोर महसूस करें तो इस पन्ने को खोलकर पढ़िए। ये आपको याद दिलाएगा कि आप एक योद्धा हैं, पहले भी कई लड़ाई जीत चुके हैं। आपका रेजिलेंस आपकी मांसपेशियों की तरह है। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएंगी।
आपका अतीत आपके भविष्य का कंपास, आपकी शक्तियों को पहचानिए, उन पर भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, सबसे बड़ा गुरु आपके ही अंदर है। आप स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हैं। तो ये न सिर्फ आप लोगों में भी कुछ कॉन्फिडेंस जागृत हुआ होगा वर्तमान चुनौतियों से लड़ने में, यही हमें उपयोग करना है। जो पेशेंट हमारे सेमिनार में आएंगे या जो हमारी जब हम कार्यक्रम करेंगे तब आएंगे, तो आपको तय करना है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसकी हम प्रोसेस करेंगे। आप ऐसा बांट सकते हैं कि हम आज का सेशन एंग्जाइटी पे लेने वाले हैं, जूम पे ले सकते हैं, फिजिकल ले सकते हैं। जूम सबसे बेटर है, घर में बैठ के लेना है। फिर सेकंड है डिप्रेशन स्ट्रेस। 3 सब्जेक्ट पे आप जरूर लीजिए, बाकी तो ठीक है, इन 3 पे आप जरूर लीजिए। बाकी के सब आपको मैं कंटेंट दूंगा, लेकिन आप 3 पे फोकस कीजिए। एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये 3 मेजर कॉज हैं। तो इन पे ही आपको कैसे, कल हमने सीखा था जैसे कि कैसे हम उसको एंकर बनाने वाले हैं। कल सब लोगों ने एंकर बनाया था, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था। तो जिन्होंने कल नहीं देख पाया है वो वीडियो कल का जरूर दीजिएगा, ग्रुप में वो आ चुका है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ उसके पहले मैं आग्रह कर रहा हूँ सत्येंद्र शर्मा सर, पीडी जी, जो कि एफडीआई भी हैं और हमारी मैगजीन के एसोसिएट एडिटर हैं, लायंस मैगजीन के। तो वो माइंड, बॉडी और सोल, क्योंकि आपको एक डीप नॉलेज होना चाहिए कि माइंड, बॉडी और सोल का क्या तीनों में डिफरेंसेस है, तीनों होता क्या है। तो इस पर मैं आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर, कृपया आप अपने विचार और अपनी बातें यहाँ प्रस्तुत करें। सर, यू आर म्यूटेड सर, सर 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 सर, प्लीज अनम्यूट। धन्यवाद पिंकेश जी। यस सर। अ, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय है मन, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर और उनका अद्भुत संबंध। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मन, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं और इनका एक अजीब सा, अद्भुत सा संयोग है। हम सब जानते हैं कि शरीर हमारा शरीर है, जो बॉडी इसको हम कहते हैं। मन हमारी आंतरिक शक्तियों से कंट्रोल होता है और आत्मा भी इसी रूप में हम लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम मन और आत्मा को एक रूप में ले लेते हैं। अक्सर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इनके अनूठे कार्यों और आपसी जुड़ाव को समझते हैं? अगर नहीं तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर हैं। आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर से भी तेज होता है। वो तो मशीन होती है और आप, ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत आगे होता है। तो एक एक आप ये मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा कौन होता है? जो उसको चलाता है, यूजर। हमारा शरीर हार्डवेयर की तरह है, हमारा मन सॉफ्टवेयर है और आत्मा उस उपयोगकर्ता की तरह है जो इन दोनों का उपयोग करता है। आइए इन दोनों को हम और थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। अगर हम मन की बात करें, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा मन जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे शरीर रूपी हार्डवेयर को चलाता है, जिसके बारे में हम जानते हैं यह विचारों, भावनाओं, यादों और विश्वासों का केंद्र है।
मन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप कई बार सुन चुके हैं। चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और एक है अवचेतन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड के बारे में हम जानते हैं कि यह हमारे मन का वह हिस्सा है जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है और निर्णय भी लेता है। कल आपने एक आइसबर्ग प्रक्रिया देखी होगी कि हम एक आइस का टुकड़ा देखते हैं समुद्र में तो लगता है कि ये बहुत बड़ा है, जबकि वास्तव में उससे 3 गुना बड़ा हिस्सा नीचे जमीन में दबा होता है और पानी के अंदर रहता है। तो आप देखिए कि मन जो है हमारा, हमारे शरीर में कितना बड़ा स्थान ग्रहण रखता है और जो हमारे निर्णय लेता है। आप जो कुछ भी पढ़ और समझ रहे हैं, आज आप सुन रहे हैं, वो आपकी चेतन मन, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, उसके कारण से आपको ये, आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अवचेतन मन क्या है? सब कॉन्शियस माइंड, यह मन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आइसबर्ग का वह विशाल भाग है जो पानी के नीचे छिपा हुआ है, 3 गुना नीचे छिपा हुआ है। हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स, भावनाएं और शरीर के स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, यहीं से नियंत्रित होता है। दिल धड़कना आपके हाथ में नहीं है। सांस लेना आप थोड़ा बहुत कम धीमा कर सकते हैं, लेकिन वो अवचेतन मन का एक पार्ट है, उसका काम है। एनएलपी हम बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस लेते रहें और एनएलपी प्रोग्रामिंग जिसको आप पिंकेश जी बताएंगे को करते रहें, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी वैसा हो जाएगा, और जो बाद में कॉन्शियस माइंड को मानना पड़ेगा कि हमको सब कॉन्शियस माइंड के ये निर्देश मिल रहे हैं, और हमारे नकारात्मक पैटर्न को बदलकर हम सकारात्मकता से जीवन जी सकें। संक्षेप में यही कह सकते हैं हम, यही समझ में बात आ रही है कि आपका जो मन है वो सॉफ्टवेयर है, जीवन के अनुभव का प्रोग्रामिंग करता है। बॉडी क्या है? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि शरीर वह भौतिक वाहन या हार्डवेयर है जिसके माध्यम से आप दुनिया का अनुभव करते हैं। आपकी जो आप बाहरी इंद्रियां हैं, स्पर्श, आंतरिक सोचना है, देखना, ये सारी जो चीजें हैं, हम ये हमारे हार्डवेयर के माध्यम से होती हैं। यह कोशिकाओं, मतलब सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन से बना एक अविश्वसनीय जैविक यंत्र है। ये ईश्वर की देन है और इसको बनाए रखना अच्छे ढंग से ये हमारा काम है। ये सीधे हमारे मन से जुड़ा हुआ है, और हम माइंड बॉडी कनेक्शन की बात जब कहते हैं तो माइंड बॉडी कनेक्शन मतलब यही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशन कैसा है। यदि किसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर बिगड़ गया है तो नेगेटिविटी आएंगी आएंगी, और यदि हमने अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा रखा हुआ है तो पॉजिटिविटी आएगी, और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की वहीं खत्म हो जाएंगी। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है? आपका हर विचार और हर भावना आपके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन पैदा करती है। जो भी हम सोचते हैं, हम जो भी विचार करते हैं, उससे हमारे अंदर, शरीर के अंदर हमको फील नहीं होता, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब आप तनाव, स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आपका मन का कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन जारी करने का संकेत देता है, जो कि नेगेटिव हार्मोन्स है। और ये लगातार अगर निकलता रहा है, जब आप नेगेटिविटी रहता है कि यार क्या करूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट हूं, मुझे ये नहीं हो सकता, मेरा वो नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब ये लगातार जब ये कार्टिसोल निकलता है तो ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और जब स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है
तो आपको विभिन्न विभिन्न बीमारियां आसानी से ही घेर लेती हैं, जिनको बोलते हैं हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां छोटी मोटी हैं कि घेरना शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि मानसिक शांति सीधे शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आधुनिक विज्ञान में इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, कहा जाता है इसको, जो ये अध्ययन करता है कि हमारी भावनाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, आपको जल्दी बीमारियां नहीं घेर पाती। कितनी पॉजिटिविटी, जैसा कि पिंकेश जी ने बताया कि मैंने कितना एक नई लाइफ पाली इसके माध्यम से। वो कैसे पाली? लोगों ने कह दिया कि ये तो अब जाने वाला है, लेकिन नहीं, मुझे रहना है। दो दो बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इसके बाद पूरा चेंज करके आज जो पिंकेश बैठा है वो आप पिंकेश नहीं जानते। असली पिंकेश की फोटो कभी देखेंगे आप आज से 2-3 साल पहले की, तो आप कह देंगे ये क्या हुआ। और ये पूरा श्रेय देते हैं इसी चीज को। अगर आप सॉफ्टवेयर मन में कोई वायरस, नेगेटिव थॉट्स क्या है? वायरस है, आप आने ही मत दीजिए। आते हैं उनको रोकिए। और आपका हार्डवेयर शरीर है, यदि ठीक से काम नहीं करेगा तो यही वायरस, नेगेटिव थॉट्स आपको बीमारी के रूप में लक्षण के माध्यम से दिखाई देंगे। अब आती है बात आत्मा की। मन और शरीर को आप समझ गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आत्मा क्या है? आत्मा इन तीनों का सबसे सूक्ष्म और गहरा पहलू है। हम बोलते हैं यूजर, हम उपयोगकर्ता की बात करते हैं, एनर्जी सोर्स की बात करते हैं। जो आत्मा जो है मन और शरीर को जीवन देती है। यह आपकी सच्ची पहचान है, आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। मैं कल चेतना की बात कर रहा था, का शुद्धतम रूप है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। आत्मा को अपनी आंतरिक ज्योति, आपकी सहज ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन, हमारा विजन, आपके जीवन का उद्देश्य माना जाता है। यह वह हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह एक उच्च सार्वभौमिक ऊर्जा या क्वांटम फील्ड से जुड़ा होता है। क्वांटम हीलिंग में हम इसी ऊर्जा स्तर पर काम करते हैं मित्र। और जब हम इस पे काम करते हैं तो निसंदेह हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा करेज बढ़ता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। हम ये समझते हैं कि मौलिक स्तर पर सब कुछ इस ऊर्जा पर आधारित है, और ये ऊर्जा अगर हमको मिल गई तो निसंदेह हमारे उपचार की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। हमें भले ही दवाइयाँ कम लेनी पड़े, दवाइयाँ कम हो जाती हैं, हमारा शरीर लड़ने लगता है रोगों से। अगर शरीर हार्डवेयर और मन सॉफ्टवेयर है तो आत्मा वह इलेक्ट्रिसिटी है जिसके बिना यह पूरा सिस्टम शुरू ही नहीं हो सकता। सोचिए आप, शरीर हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब तक बिजली नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तब ये क्या करेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर? तो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है, ये समझना अति महत्वपूर्ण है कि मन, शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। एक चीज गड़बड़ हो गई तो दूसरी चीज भी प्रभावित होती है। आत्मा उपयोगकर्ता एक उद्देश्य का इच्छा रखती है, आत्मा एक उद्देश्य या इच्छा रखती है उपयोगकर्ता के रूप में, और मन के माध्यम से हमारे अंदर विचार और भावनाएं उत्पन्न करती है। और शरीर हार्डवेयर है, उन विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और कार्य करता है। अब ये तीनों यदि एक सीध में
और सामंजस्य में होते हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण का अनुभव करते हैं। और एक स्वस्थ जीवन जीने का रहस्य केवल शरीर का ध्यान रखना नहीं है, बल्कि मन को सकारात्मक विचारों को से पोषित करना और उनकी आत्मा के गहरे उद्देश्य से जुड़ना भी हमारी इसका मूल मूल आधार होना चाहिए। जब आप इन तीनों को एक साथ साधते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर देते हैं। यही मित्रों मन, आत्मा और शरीर का संबंध है। आप पूर्णतः से स्वस्थ रहें, आपका मन अच्छा हो, आपका शरीर अच्छा हो, आपकी आत्मा अच्छी हो। अगर तीनों चीजें अच्छी हैं तो निसंदेह बहुत कुछ आप प्राप्त कर लेंगे जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है। धन्यवाद। Vikas ji, over to you. विकेश जी आवाज अनम्यूट करिए अपने आप को। हम रिफ्रेमिंग सीखेंगे, कैसे हम अपने नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव बदलने वाले हैं। उसके पहले आपको मन को शांत करने के लिए एक मुझे डीप मेडिटेशन करवाना पड़ेगा, तो वो आवश्यक उस पर चलेंगे। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी नई जानकारियाँ दी। अ, आजकल लोगों को स्ट्रेस कैसे होता है, बड़ा सोचिए आप कि आपका मोबाइल, उसकी बैटरी 5% बची है और आप अपना चार्जर घर भूल के आ गए हैं, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। एक दोस्त अपने दोस्त से पूछा था, यार तुम स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हो? भाभी जी बोलती, तो जब भी वो कुछ बोलती है मैं हाँ बोल देता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल बात है भाई। हाँ, हर बार हाँ बोलना उसका एक सही जवाब है। लोग कहते हैं योग करो, लोग कहते हैं ध्यान लगाओ स्ट्रेस कम होगा। अरे भाई, असली ध्यान तो तब लगता है जब सामने वाला ऑनलाइन होते हुए भी एक कुछ एक वर्ड लिखता है और फिर गायब हो जाता है। हम सोच के परेशान होते हैं कि क्या लिखने वाला था ये, तो उसी में हमको स्ट्रेस आ जाता है। लोग बोलते हैं जिम करो भाई, जिम जाओ। अरे जिम जाना तो आसान है, उसका जब बिल देखते हैं तब लगता है कि कितना हो गया भाई। तो उससे अच्छा घर में ही हम ध्यान कर लें। तो आइए हम उस ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ने वाले हैं। और मैं अब आग्रह कर रहा हूँ शेफाली जी से कि जो एक प्रशिक्षित मेडिसिन के में ये माइंडफुलनेस के ट्रेनर भी हैं, तो वे आएँ। और एक आज डिप्रेशन पे हम काम करने वाले हैं, जिनको मैं ये नहीं कहूँगा आपको डिप्रेशन है, लेकिन हम डिप्रेशन को हम कैसे सामना करेंगे जब हम सेशन लेने वाले हैं या जब हम स्पीच देने वाले हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लीड करने वाले हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने रीजन को, अपने अपने एरिया को। तो आप लीड कैसे करेंगे, तो ये एक माइंडफुलनेस आपको होना चाहिए। तो मैं शेफाली जी से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया आएँ। वो जीएसटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, कि मैं एक माइंडफुलनेस हम डिप्रेशन के ऊपर कर रहे हैं। तो सभी लोग कृपया ईयरफोन नहीं लगाए हो तो लगा लीजिए। इसलिए लगाना आवश्यक होता है कि आप जब गहरी अवस्था में जाएंगे तो आपको सुनाई देना कम पड़ने लगेगा, आवाज़ भी कम आई सुनाई देगी आपको। तो वो जरूरी है। दूसरा, आप थोड़ा पीछे सरक के बैठिएगा, सामने झुक के नहीं बैठिएगा, क्योंकि कुछ लोग जब गहरी निद्रा की अवस्था में चले जाते तो सामने एकदम से गिर सकते हैं। इसलिए वो स्ट्रेट बैठे या पीछे हल्का सा 10% इंक्लाइन करके बैठे। तो लीजिए, मैं शेफाली जी से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया वे शुभारंभ करें। मैं एमजीएफ लाइन शेफाली सिंह आप सभी को सादर अभिवादन। आज पिंकेश पटोरिया सर ने एक मुझे टॉपिक दिया और एक जिम्मेदारी दी है, जिसको मैं आप सबको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप सभी अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। सीधे कमर गर्दन सीधे करके बैठना है तो बैठिए, पीछे जैसे चेयर पे थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना है तो बैठ जाइए, या तो आपको अगर लेट के भी लेटना भी है तो लेट सकते हैं। पूरे शरीर को सबसे पहले रिलैक्स कीजिए, मन को भी तनाव मुक्त कीजिए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए और अपने चेहरे पे एक आंतरिक मुस्कुराहट लाइए।
अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र, भूमध्य, जिसको जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं वहां पे केंद्रित कर कीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस भरिए। धीरे धीरे सांसों को सामान्य कीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे ही सांसों को अधिक से अधिक सांस को बाहर निकालते जाए। पुनः गहरी धीरे गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे अधिक से अधिक सांस को बाहर। इस प्रक्रिया को दोहराते जाइए और धीरे धीरे गहरी सांस भरें। तो कुछ क्षण रुक भी सकते हैं इस अवस्था में और धीरे धीरे अधिक से अधिक सांस को बाहर निकालें। तो इस अवस्था में भी कुछ क्षण रुक सकते हैं। एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए। अधिक से अधिक सांस भरें। कुछ क्षण रुकते हैं। इस अवस्था को हम आंतरिक कुंभक लगाना और धीरे धीरे सांस को बाहर अधिक से अधिक निकालेंगे। तो हम इस अवस्था में भी रुकते हैं, तो इसको हम बाह्य कुंभक की अवस्था बोलते हैं। सांस प्रश्वास, इस प्रक्रिया को आप धीरे धीरे दोहराते और अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए। गहरी सांस भरना है और धीरे धीरे सांस को अधिक से अधिक सांस को छोड़ना। आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। मेरी आवाज पे ध्यान केंद्रित कर, मेरे शब्दों पे अपना ध्यान केंद्रित। आज मैं आपको एक कैटरपिलर की कहानी सुना रही हूँ। ये कैटरपिलर अपना सारा जीवन एक पत्ते पर रेंगते हुए बिताता था। उसे लगता था कि दुनिया बस इतनी ही है। वह अक्सर आकाश में उड़ते पंछियों और तितलियों को देखता और सोचता कि उड़ना कैसा लगता है। एक दिन उसने अपने भीतर एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसे एक सेफ ककून, एक सुरक्षित खोल बनाने की तीव्र इच्छा हुई। दुनिया से कटकर उस अंधेरे ककून के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था। यह एक कठिन और अकेला समय था, लेकिन कैटरपिलर ने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन जब सही समय आया तो उसने उस खोल को तोड़ा। उसने उस ककून को तोड़ा और बाहर आया। वह अब एक
साधारण कैटरपिलर नहीं था, एक सुंदर तितली बन गया था, जिसके पंख जीवंत रंगों से भरे हुए थे। उसने पहली बार अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरी, दुनिया को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो कभी विजुलाइज ही नहीं किया था। साथियों, अपनी यात्रा भी इसी परिवर्तन की तरह है। कभी कभी हमें अपने भीतर जाना पड़ता है ताकि हम अपने असली और सुंदर स्वरूप में बाहर आ सकें। निश्चित ही वो एक कठिन और धैर्यपूर्ण समय रहता है। हमको धैर्य के साथ इस समय को अकेले में निकालना पड़ता है, तभी हम अपने असली और सुंदर स्वरूप में बाहर आ सकते हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। एक गहरी सांस अंदर लें और फील करें कि ताजी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है, और रुके और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर के सारे तनाव को बाहर निकलने दें। पुनः धीरे धीरे गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को अधिक से अधिक बाहर निकलने दें, और उसके साथ ही अपने अंदर के सारे तनाव को बाहर निकालें। वेरी गुड। अब आप अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सर से लेकर पैर तक, हेड से लेकर टो तक। एक बार पुनः गहरी सांस भरें, एक आरामदायक सांस धीरे धीरे अंदर लें, रोकें और इसे धीरे धीरे छोड़ें, जैसे कोई गुब्बारा धीरे धीरे खाली हो रहा है। हर सांस को अपने अंदर लेते हैं, वो आपके लिए शांति और सुकून ला रहा है। जैसे ही हम सांस को अंदर भरते हैं, ये आपके लिए शांति और सुकून ला रही है। बहुत रिलैक्स, बहुत कूल, पॉजिटिविटी से भरपूर। और हर सांस जो आप बाहर छोड़ते हैं, वो आपके शरीर से सारी थकान, तनाव को बाहर ले जा रही है। आप बस अपनी सांसों की इस लय को महसूस करें। सांस अंदर, सांस बाहर। इनहेल
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 7-8 बार सांसों को अंदर और बाहर धीरे धीरे गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। पूरा ध्यान आपको अपनी सांसों पे रखना है। इस सांसों की लय पे पूरा अपना ध्यान रखना है आपको। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर और अधिक शिथिल होता जा रहा है। विजुलाइज करें कि आपका सारा तनाव, सारा हैवीनेस हर सांस को छोड़ने के साथ बाहर निकल रहा है। आपकी हर सांस के साथ सारा तनाव, सारा भारीपन एक्सहेल हो रहा है। अपनी पलकों को भारी महसूस होने दें। इतना भारी कि उन्हें बंद रखना ही सबसे आसान काम लगे। आप विश्राम की एक गहरी और शांत अवस्था में प्रवेश करें। इसे ट्रांस करते हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते हैं, आप और भी गहरे विश्राम में उतरते चले जाते हैं। बाहर की हर आवाज को आपको और करने में मदद करती है। आप पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रण में हैं। ये गहरी अवस्था आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के लिए एक उपचार और सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने का एक आदर्श समय है। आप हर पल के साथ और अधिक शांत और केंद्रित महसूस कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके पैरों के तलवों से एक सुखद गर्म ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह एक आरामदायक लहर की तरह जो कि शरीर के हर हिस्से को शांत और तनाव मुक्त कर रही है। आपके बॉडी के हर पार्ट रिलैक्स और रिलैक्स टेंशन फ्री कर रही है। ये एनर्जी आपके पैरों से होते हुए आपके स्टमक, आपके चेस्ट और आपके शोल्डर तक पहुंच रही है।
अपने कंधों से सारे बोझ को उतरता हुआ आप महसूस कर रहे हैं। आप ऐसा महसूस करें, ऐसा फील करें कि आपके कंधों से सारा बोझ उतर रहा है। एक आरामदायक ऊर्जा आपकी नेक, आपके चेहरे और आपके सिर तक पहुंच गई है। जिससे हर एक मांसपेशी पूरी तरह से शिथिल हो गई, पूरी तरह से शिथिल और शांत हो गई। अब मैं चाहती हूँ आप अपनी कल्पना में एक गार्डन में जाएं, एक सुंदर शांत गार्डन में चलें। अब अपना विजुलाइज कीजिए कि मैं एक सुंदर और शांत बगीचे में जा रहा हूँ। ये आपका निजी गार्डन है। यहाँ के फूलों के चमकीले रंगों को देखें, उनकी मीठी सुगंध को महसूस करें, पक्षियों का मधुर संगीत सुनें। इस गार्डन के बीच में एक शांत झरना बह रहा है। आप उस झरने के पास बैठते हैं और उसके पानी की आवाज को सुन रहे हैं, और आप उस झरने के पानी की आवाज आपको और भी शांत कर देती है। यह स्थान आपकी आंतरिक शांति और शक्ति का प्रतीक है। कुछ देर उस झरने को आप सुने और निहार रहे हैं। और जब भी आपको आवश्यकता हो, आप अपनी कल्पना में इस बगीचे में वापस आ सकते हैं। अब मैं कुछ विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड को दूंगी और वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। मैं और अधिक मजबूत और ऊर्जावान बन रही हूँ। मैं अपने भीतर में, मैं अपने जीवन में खुशी और सकारात्मकता को आकर्षित करती हूँ। मेरा मन शांत और स्पष्ट है। मैं आत्म प्रेम और स्वीकृति से भरी हुई हूँ। जीवन की सुंदरता को देखने के लिए मेरे पास शक्ति है। अब आप फ्यूचर में कुछ वीक आगे की विजुलाइजेशन करें।
जैसे आप सुबह उठते हैं और एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ हंसते हुए, इस मुस्कान के साथ अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसते हुए अपने आप को देखें। इस भावना को फील करें। ये हल्कापन, ये खुशी, ये नया एहसास अब आपका है। आप जानते हैं कि आपके पास एक उज्जवल और सुंदर भविष्य बनाने की शक्ति है। अब आप डिप्रेशन की हैवी फीलिंग को विजुलाइज करें, जैसे कि यह एक हैवी ग्रे ब्लैंकेट है जिसने आपको ढक रखा है। यह भारी और घुटन भरा महसूस होता है। अब आप अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उस ब्लैंकेट को धीरे धीरे अपने ऊपर से हटाना शुरू करें। और जैसे ही आप इसे हटाते हैं, आप फील करते हैं कि एक गर्म सुनहरी रोशनी आप पर पड़ रही है। एक गर्म, एक गोल्डन लाइट जो आप पे पड़ रही है। और यह सूरज की रोशनी है जो आशा, ऊर्जा और जीवंत का प्रतीक है। आप उस हैवी ग्रे ब्लैंकेट को अपने से दूर ढकेल देते हैं और इस गोल्डन लाइट में खड़े हो जाते हैं। इसे अपनी स्किन पर फील करें। इसे अपने भीतर एब्जॉर्ब करें। जितना अधिक हो सके इस गोल्डन लाइट को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लें। और ये रोशनी आपके अंदर की हर अंधेरे कोने को भर रही है। और आप हल्का, स्वतंत्र और जीवंत महसूस कर रहे हैं। डिप्रेशन का हैवीनेस मेल्ट हो रहा है। ये डिप्रेशन का जो भारीपन है वो पिघल रहा है। और उसकी जगह आशा और शांति ले रही है। हमारे अंदर हर कोने में, हर मांसपेशियों में, मन में आशा और शांति का संचार हो रहा है।
जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी जागरूकता को इस कमरे में लाना शुरू कर दो। मैं 1 से 5 तक गिनूंगी और 5 पर आप पूरी तरह से जागृत, तरोताजा और अद्भुत महसूस करते हुए अपनी आंखें खोल लेते। 1, 2, 3, धीरे धीरे वापस आते हुए अब धीरे धीरे जागरूक होते हुए धीरे उंगलियों को, हाथ को, पैर को हिलाते हुए 4 और 5, दोनों हथेलियों को आपस में मलें और प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों पर धीरे धीरे से मलें। उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे आंखों को मलें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू शेफाली जी। बहुत सारे लोग बहुत ही गहरी निद्रा में चले गए थे और वो वापस अगर 5 से 1 तक की गिनती नहीं गिनती तो वापस नहीं आते हो, उसी दुनिया में खोए रहते। तो ये वापस आए, बहुत अच्छी बात है। हम आज के अंतिम सफर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि हम किसी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे बदलने वाले हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना चाहें माइंडफुलनेस की टेक्निक के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हम बताएं कि आज हम उन बहुत 3 दिन। अच्छी बात है कि मतलब बोलने का मन नहीं होता है इसके बाद काफी देर तक, और ये हमारे और इफेक्ट करता है हमारे ऊपर और हमारे मन पे, हमारे शरीर पे और भी ज्यादा इफेक्ट करता है। ये जो हम शांत, ये टाइम जो अभी हमारा नहीं कर रहा था ऐसा, ये बहुत पॉजिटिव आपके ऊपर और पड़ेगा जिन्होंने अभी सुना है, समझे। तो लीजिए हम चलते हैं, पहले बात करते हैं अब हम अपने लायंस मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग वीक के बारे में। तो उसके हम आज 4th 5th और डे को हमने कवर करने का पूरा कोशिश किया है। जो वर्क प्लेस पे, जो हम कॉर्पोरेट की जगह पे हमको 3 काम करना पड़ेगा उनके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। एक स्ट्रेस का माइंडफुलनेस सेशन पूरा करना पड़ेगा, उसमें रिफ्रेमिंग फ्रेमिंग हमने कल एंकरिंग और इनर स्ट्रेंथ, 3 चीज़ों पे उनको काम, मतलब इन 4 चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारा ये चौथे दिन का ये कार्यक्रम पूरा होगा। और इसके बाद 5वां दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, कि वुमेन्स और फैमिली फोकस बहुत मुश्किल होता है। महिलाएं खासकर जो कामकाजी होती हैं और घर आके भी काम करना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि फैमिली बैलेंस और सेल्फ केयर पे काम करना। तो ये भी इस पर भी हम बात करते हैं कि कैसे उस पर करना है। तो आपको ये चाहिए कि जैसे दोनों हाथों में आप इमेजिन करिए
एक हाथ में फैमिली के लिए केयर है और दूसरे हाथ में अपने लिए केयर है। फैमिली और अपना केयर दोनों महत्वपूर्ण हिस्सा है, और दोनों को हाथों को धीरे धीरे जोड़िए। और आप विचार कीजिए कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, लेफ्ट आपका हैंड बोल रहा है आप सेल्फ केयर भी निभा रही हैं। और जब दोनों एक हो रहे हैं तभी आप संतुलन बना सकती हैं। आपके लिए माइंडफुलनेस का एक सेशन हमको करना चाहिए उसमें, और इनसे बात करना चाहिए, उनके हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम 6 डे करेंगे सीनियर सिटीजन पे। इनके लिए देखिए बहुत स्ट्रेस तो नहीं होगी इनको, लेकिन इनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, या प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम को टालने की प्रवृत्ति। तो उस पर उन्हें हमको फोकस करना होगा, और एक माइंडफुलनेस सेशन और ये दोनों करना होगा। और उनको उनके बचपन की जो हमने आज बात की थी कि बचपन की उनकी स्मृतियों को याद दिलाना, दोस्तों को संग खेलने के लिए मोटिवेट करना, और खुशियाँ कब मिली उसका एहसास को कराना, ये काम हमको 6 डे के ऊपर हम जब सेशन हमारा होगा सिखाने के लिए, हम लोग जो भी GLT कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उस पर काम करेंगे। एक और चीज़ मैंने आज आपको एक ई बुक ग्रुप में भेजी है, जो इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ। उसमें हमने आपको ये सब बताया है कि किसी भी मेंटल प्रॉब्लम का उसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानेंगे कि रीज़न क्या है, कुछ के हमने कॉजेस क्यों ऐसा हुआ है, और कुछ का रूट कॉज एनालिसिस भी हमने किया है। तो ये आपको आपके ग्रुप में ये आ चुकी है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें कई और भी चीज़ें हैं, वो उसमें आप पूरी तरह से पढ़ के इसका कृपया आप उपयोग कीजिएगा। सोसाइट के बारे में भी है, अगर आप किसी को पहचानते हैं तो सोसाइट पे आपको काम नहीं करना, फिर निवेदन करूंगा सोसाइट को आप सीधे, या तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या गवर्नमेंट का हम आपको आजकल में ग्रुपों में देंगे, उस पर आपको काम करके आपको सोसाइट केस पे काम नहीं करना है। ये स्पष्ट हम बता दें, नहीं तो आप बोले कि हमने तो माइंडफुलनेस सीख लिया, कॉजेस सीख लिया, अब हमने उसका रूट कॉज भी जान लिया, सिम्टम्स भी जान लिया, हम सेशन करते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको उसको करने में बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। कि हाँ, जब आपके 2 3 4 महीने की प्रैक्टिस हो जाए तब फिर आप उस पर आगे बढ़िए, लेकिन अभी तुरंत में उस पर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं एक और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, जो बात करते हैं रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग, हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्शन करते हैं, हम उस पर आज बात करने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा सेशन है, और हम होप करते हैं समय पे ही अपनी बातें आज समाप्त कर लेंगे। ये ऐसा सेशन है जब व्यक्ति अपनी सोच को पॉजिटिव बनाता है और चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करना चाहता है, तब ये हम इसके लिए हम काम करते हैं। हम ये समझेंगे कि रिफ्रेमिंग क्या है, हमारे नजरिए को कैसे बदलता है, ये नकारात्मक स्थितियों में सकारात्मक पहलुओं को खोजने का अभ्यास करेंगे। स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है कि हम कोई नेगेटिव परिस्थिति तो उसमें नेगेटिव होती जाती है, हमको उसमें पॉजिटिव तो आना चाहिए। तो वही हम उन मेंटल वेलबींग की उन बातों को यहाँ हम सीखने वाले हैं। ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रिफ्रेमिंग टेक्निक का उपयोग करने के लिए प्रेरित और हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ता हुआ इससे आप महसूस करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, वही है रिफ्रेमिंग। आपकी नज़र बदलने की कला है, इसको हम सीखने वाले हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, लेकिन छोटी सी बात ने आपका मूड खराब कर दिया? ट्रैफिक में फंसना, छोटी मोटी बात पे अनबन होना, किसके साथ ऐसा हुआ है? किसके साथ ऐसा होता है कि जब हम सो के मतलब सो उठ जाते हैं, फिर काम पे लगना चाहते हैं, तो छोटी सी बात या कोई घटना हमको परेशान कर देती है? ऐसा किस किस के साथ ऐसा हुआ है? सर, हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन PMJF लाइन मनीष शाह सर भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अंतिम सेशन हमारा ये अब चल रहा है। तो ये बहुतों के साथ ऐसा होता है, और वो हमको डिप्रेशन स्ट्रेस ला देता है। तो हमको उसको हम कैसे उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलेंगे, उन शब्दों को कैसे बदलेंगे, वो ये रिफ्रेमिंग यही कला है, इस पर हम काम कर रहे हैं। एक ऐसी है, हम इसको जादू टेक्निक बोल सकते हैं, कि आपको इन पलों का मास्टर बना देगी, जिसे हम रिफ्रेमिंग कहते हैं। रिफ्रेमिंग का मतलब किसी भी स्थिति को देखने का अपना चश्मा बदलना। ये ठीक वैसा ही है
कि हम किसी बेकार चीजों से खाद बना के उसे पौधों के लिए उपयोगी बना देते हैं, महिला करते हैं, सब्जी के चीजों को लेकर खाद बना देती हैं। तो हम बेकार के विचारों को उपयोगी नजरिए में बदल सकते हैं। अपने दिमाग में एक नया सुपर पावर देने के लिए आप तैयार हैं? हम एक मजेदार दिमाग की कसरत करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है जब हम ऐसे पेशेंट को डील करते हैं जिनको मेंटल वेलबींग की प्रॉब्लम है। 85% लोगों को कम से कम है। तो हम स्ट्रेस एंग्जाइटी पर इस पर ज़्यादा काम करते हैं। एक ये मज़ेदार बात होती है इसमें। मैं आपके सामने कुछ आम परेशानी करने वाली स्थितियां रखूंगा। आपका काम है जल्दी से सोचना और बताना कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। कोई भी जवाब गलत नहीं होता है। सबकी अपनी सोचने की, बोलने की अपनी अपनी कला होती है। तो हमने एक बार टेक्निक कर चुके हैं, तो बाकी लोग भी इस पर बात करेंगे कि अरे यार मेरी बस या ट्रेन छूट गई। जब आपकी बस या ट्रेन छूट जाती है, इसको आप पॉजिटिव अंदाज में कैसे बोल सकते हैं? तो आप में से कोई भी इसको यहाँ बताएं कि हम जब ट्रेन या बस छूट जाती है तो पॉजिटिव हम उसको कैसे कन्वर्शन करने वाले हैं। हो सकता है कोई विशेष ऐसी बात होने वाली हो, इसलिए ये ईश्वर ने ऐसा किया कि मुझे ट्रेन छूट गई, और इसको इस पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं। और हो सकता है मेरा सपना में रहना जरूरी था इस समय। हो सकता है कोई ऐसी बात हो, इसको इस पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। डॉक्टर चेतना जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी बस यही कि जैसे कभी ट्रेन छूटी या बस छूटी तो अक्सर ऐसा तो मेरा वही हुआ जब मैं जॉब पे जा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं छुट्टी लेकर मैं अपने कुछ काम करना चाहती थी, वो नहीं कर पा रही थी कि वो कंपलसरी है, इसलिए बहुत ईश्वर ने बढ़िया, आज मेरी बस छुड़वाई कि मैं वो कर लूं पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो आप सिखाना चाह रहे थे। जी। आदरणीय एचएन सिंह सर। एक और सर इसका पॉजिटिव पहलू है कि भले मेरी ट्रेन छूट गई तो ठीक है, जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो उससे भी तेज ट्रेन है, वो सुपर फास्ट है वो, तो मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। उस ट्रेन को छूटने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं दूसरी ट्रेन पकड़ करके और जल्दी पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पे। ये पॉजिटिव थॉट एक है। बहुत सही सर, क्योंकि ये थॉट्स हमारे को स्ट्रेस और डिप्रेशन और कई चीज़ों से बचा देते हैं, एंग्जाइटी से बचा देते हैं। कि ये तो हम सोचते हैं कि अरे यार छूट गई, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। तो उसी में हमारा समय जाया हो जाता है। हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर 3234H1 कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर पार्वती? अ, शायद। पिंकेश जी एक मिनट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसा कि सोच पाना? जब ट्रेन छूट गई है, हम इतने परेशान हैं और हम ये सोचें कि पॉजिटिव लेकर के बातें जो कही गई हैं अभी, वो ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या, हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली करना है। इसलिए तो बताया जा रहा है कि आप ऐसा सोचिए। अगर आपको स्ट्रेस से बचना है, आपको एंग्जाइटी से बचना है, आपको डिप्रेशन से बचना है, नहीं तो आपके सर थॉट देखिए, टेक्निक से बचाने की है। अगर आदमी को तो परेशान रहेगा दूसरा ट्रेन कब आ रही है, कहाँ से आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसमें उलझेगा ना वो तो। हम अगर ये सोच के बैठ जाएं कि ठीक है आ जाएगी ट्रेन और फास्ट ट्रेन होगी, उससे पहले पहुंच जाएंगे हम, या इस ट्रेन का कुछ होना था इसलिए छूट गई है, ये बातें देखिए थ्योरेटिकली तो सही हो सकती हैं लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं हो सकती है, ये मेरा अपना मानना है। सर क्योंकि मैंने आदमी उस आपको समय इतनी परेशानी में रहता है कि कौन सी ट्रेन मिलेगी, अब हम उसको आगे जाना, जहाँ जाना है वहां कन्वे करना है, हमको कोई रिसीव करने आ रहा होगा उसको बताना है कि हम नहीं, हमको ट्रेन मिस हो गई है हमारी। ये सब चीजें तो टेंशन तो देती ही है ना। कितनी आप मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं हो पाएगी, मेरी अपनी सोच ये है। नहीं नहीं, आपकी सोच सही है। ये तो हाँ हाँ मैम। नहीं, पहले सर का मैं जवाब दे दूं। पहले सर का, हाँ, पहले सर का जवाब दे दूं। मैं लंबे समय तक मुंबई रहा और लोकल ट्रेन से बहुत यात्राएं की। तो जैसे ही मेरी ट्रेन छूटी, मैंने हाथ नीचे झटका, शिट क्या हो गया ये। इतने पीछे ना बोलता, अरे सर रुकिए, अभी 6:10 की आने वाली है। तो वो भी पॉजिटिव माइंडसेट से बात कर, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे साथ जो बीता कि उसने बताया कि हाँ ये पीछे से ट्रेन आ रही, चिंता मत करिए आप। तो ये कहीं ना कहीं इस बारे में एक पॉजिटिव नहीं माइंडसेट। पिंकेश जी इसको बम्बई की लोकल ट्रेन से उसको अपन नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि बम्बई की लोकल ट्रेनें हर 15 मिनट में आती ही हैं और उनमें कोई रिजर्वेशंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी एक ट्रेन छूट गई दूसरी से चले जाएंगे आप, लेकिन ये चीजें बाकी जगहों पर नहीं पॉसिबल हो सकती।
नहीं, आप सही आज कह रहे हैं। आज आपके भोपाल में या इंदौर में या सतना में कहीं भी एक ट्रेन छूट जाए तो उसकी दूसरी ट्रेन हो सकता है शाम को मिले, सवेरे से के बाद, या दोपहर को मिले, और उसमें भी रिजर्वेशन मिल जाए तत्काल में। ये सब प्रॉब्लम होती है। नहीं, देखिए, ट्रेन को हमने एक उदाहरण के लोकल ट्रेन का इससे कंपेयर नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए, ट्रेन एक उदाहरण के रूप में लिया है। ऐसा भी हो जी। सकता है हमारे आज काम वाली बाई नहीं आई है। ये एक शब्द है, हम उसको अपने स्ट्रेस से बचने के तरीके हैं। यदि हम नेगेटिव सोचेंगे तो निश्चित तौर पे स्ट्रेस होने वाला है, निश्चित तौर पे एंग्जाइटी होगी। तो ये दोनों चीजें हमारे शरीर में धीरे धीरे हमें परेशान करेंगी और बड़ी बीमारियों की ओर ले जाएंगी। यदि उन बड़ी बीमारियों से बचना है तो हमको ये माइंडसेट को तैयार तो करना पड़ेगा कि हमें नहीं, हम ऐसा सोचने का माइंडसेट तैयार करें। तो ये मेरा कहना है। जी। अच्छा, हमारी रानी जी कुछ बोल रही हैं। हाँ सर, मैं बोलना चाहूंगी, हम्म, अगर यदि हमारी ट्रेन छूटती है, बस छूटती है या कुछ और भी छूट जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की होती है। तो सबसे पहले हमें सुधारना चाहिए कि ये हमारे साथ दोबारा ना हो। और दूसरी बात, यदि ये हो जाता है तो इसको मैं छोड़कर क्या अच्छा कर सकती हूँ। जैसे आपने कहा काम वाली बाई नहीं आती है, कुक नहीं आती है, हम उस वक्त पर उस काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना काम होता है। ठीक इसी तरह और भी जो चीज है जो हमसे छूटते जाती है, दूर होते जाती है, उसको कैसे पाना, ये भी हमें उस वक्त सोचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम चूंकि अब ये एनएलपी सीख रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल ऐसा करना चाहिए, तभी तो हम सीख रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से बचेंगे। उसको सिखाने का उद्देश्य यही था। चलिए, अब एक और अगले शब्द प्रश्न की ओर चलते हैं। कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब मैं आज आराम करने वाला हूँ, या तो ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा या अपने बिजनेस से छुट्टी ले लूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैं आराम करूंगा। इस पे आप अपने पॉजिटिव वर्ड बनाइए। अच्छा, नेगेटिव का जो आपने पहले बात की थी, ट्रेन या बस छूट गई तो ऐसा भी सोच सकते थे कि चलो इसी बहाने थोड़ा टहलने का मौका मिल गया, शायद ये अच्छा हुआ कि मुझे एक जरूरी फोन करना था। ये ट्रेन छूटना एक उदाहरण है, ऐसी कोई भी घटनाएं जीवन में घटती हैं तो उनको हमको पॉजिटिव तरीके से अगर हम सोचेंगे तो स्ट्रेस से बचेंगे। उसका उद्देश्य यही है। अब सेकंड प्रश्न की स्थिति बनती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इस पे हम बहुत जल्दी जल्दी एक दो विचार ले लेते हैं कि कैसे हम उसको पॉजिटिव सोचेंगे। सर, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ, प्लीज। जी। जैसे ट्रेन छूटने वाली बात थी ना, वहीं से मुझे एक वाक्य याद आया। जी। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात है। मैं अपनी जॉब से लौट रही थी, बस में थी उस वक्त में, और एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक गाय वाला और एक कुत्ता, तीनों की डेथ हो गई। तो मतलब हम जंगल में, सड़क पे बिल्कुल बस रुक गई और पंचनामा हुआ, और मतलब बहुत परेशानी हुई। एक्चुअली हमें ये चीज नहीं पता थी कि पंचनामा भी अलग अलग, क्या कि इंसानों का अलग, गायों का अलग और कुत्तों का अलग, है ना। तो वो चीज बहुत दुखी कर गई। और फिर हमें ऐसे लगा बच्चे भी छोटे, परेशान हो रहे होंगे सब ना, क्यों, क्या दिमाग खराब था जो जॉब में आए, नहीं करनी चाहिए थी जॉब। मतलब हम ऐसे परेशान थे और सब बातें कर रहे थे, कोई सरकार को दोषी दे रहा था, कोई किसी को दोष दे रहा था, मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स उस वक्त हम लोगों के साथ में थे। फिर ना, पता नहीं क्यों, मैं एक वहीं जंगल में एक पत्थर पे ही जाके बैठे, ऐसे ऊंची पहाड़ी सी थी, कि ये सारे नुकसान तो है, पर क्या कुछ इसमें फायदा था क्या। वो इतना सुंदर मौसम था ना, बरसात के बाद वाला, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, और इतना सुंदर। क्योंकि यदि हम जॉब में नहीं होते तो घर में बैठे होते, इतना खूबसूरत समय देखने के लिए निकलते क्या। तो वहीं से ना मेरे हाथ में बस का टिकट था, और मैंने उस पर लिखा कि प्रकृति का अनमोल खजाना मैंने इसी दूरी से है जाना। और सर, आपको आश्चर्य होगा कि वो दिन था और आज का दिन है, तब से लेकर आज तक मैं अपने जॉब पर जाने और आने का जो समय है उसको लिखने में यूज करने लगी। बहुत तो बढ़िया। ये मेरे लिए जीवन की बहुत एक सकारात्मक उपलब्धि के रूप में आई। तो यदि मैं अपने आप को सकारात्मक नहीं करती तो दुखी तो थे ही, सारे ही दुखी थे हम। और उस दिन जब मैंने सुनाई वो पंक्तियां, तो सभी बस यात्री भी बहुत खुश हुए, और मोटिवेशन भी मुझे मिला कि डेली मुझे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है। थैंक यू। कल आप कविता लिख के लाइएगा, कल हम
सब सुने, कल समय ज़्यादा रहेगा, कल का कोर्स कम रहता है। अच्छा, जिन लोगों ने अपने पूरे कैपिटल में नाम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लिखे हैं, लिख दीजिएगा। कल हम आपको सेशन के बाद आपके सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। तो कृपया आप अपने लिख दीजिएगा। हमारे मनीष शाह सर आ चुके हैं। बस सर, हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन पीएमजेएफ मनीष शाह सर, हम 5 मिनट में सेशन खत्म करेंगे, फिर आपके उद्बोधन हम सुन के सेशन को आज समाप्ति करेंगे। और एक और चीज़ है, ये हमने सीख लिया है और इसकी प्रैक्टिस अब जो हम करेंगे, क्योंकि ये माइंडफुलनेस और जैसे आपने कहा कि खुशियां मिली, तो खुशियां को खोजना ही जीवन की सच्चाई है। स्ट्रेस से बाहर आना, एंग्जाइटी से बाहर आना, ये इन तरीकों को जब हम जानेंगे तो सोचने का तरीका ही बनेगा। हमने कभी रिफ्रेमिंग के बारे में सोचा नहीं था, सुना नहीं था, तो हम सोचते नहीं थे। आज सुन लिया है तो हम सोचेंगे नहीं यार, चलो आज पॉजिटिव सोच के देखते, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, प्रैक्टिस में जब आ जाएगा, जब परेशानियों में हम पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, तो निस्संदेह हम अपने आप को स्ट्रेस, मैं आपको इस नज़रिए से बता रहा हूँ कि आप किसी जब सेशन में जाएंगे 4 से 12 अक्टूबर को, तो कैसे आप मन से इसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप बोलेंगे अपनी बातें, तो उसके लिए जरूरी है कि हैप्पीनेस लाइफ का सबसे बड़ा, क्योंकि बाद में पहले जो मेंटल हेल्थ पे वीक हो रहा था, बाद में उसमें एंड वेलनेस जोड़ दिया गया। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि लायंस इंटरनेशनल ने सोचा कि मेंटल हेल्थ अकेला क्यों, उस पर वेलनेस भी लाइए। तो उसको ऐड करके उसने उसको एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया। तो हम इस सेशन पे और थोड़ी सी बात करके खत्म करेंगे। प्रैक्टिस आज नहीं करते हैं हम, क्योंकि समय बढ़ गया है हमारा, तो हम प्रैक्टिस ना करते हुए, मतलब 2 लोगों पे हम करते थे, आज प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। कल समय मिला तो हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपने जो सीखा वह एक टेक्निक नहीं बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है। याद रखिए, हम हमेशा नियंत्रित अपने आप को नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ हम कंट्रोल कैसे करेंगे हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस स्थिति पर प्रतिक्रिया कैसे दें। अपने आज अपने बेकार विचारों से खाद बनाना सीख लीजिए। जैसे हम अपनी सब्जियों के कचरे से खाद बना के पौधों की ग्रोथ ला देते हैं, तो अपने बेकार के विचारों में खाद बनाइए, उनसे खाद बना दीजिए और पॉजिटिव थॉट्स को लेके आइए, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में सकारात्मकता के फूल खिलाने के लिए कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप आज घर जाकर, मतलब आपके घर में है ही आप तो किसी छोटी सी नकारात्मक बातों को रिफ्रेम करिए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिए। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हमारे आज के मुख्य रूप से उपस्थित पीएमजेएफ हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन मनीष शाह जी की बात सुनेंगे। उसके पहले यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे आप जल्दी से ले लीजिए, आज के सेशन के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी पर हम क्या करेंगे उस बारे में। हमारे साथ तीन तीन डिस्ट्रिक्ट के आज जीएलटी कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो वो निसंदेह अपने डिस्ट्रिक्ट में 20-20 आप कोऑर्डिनेटर जरूर बनाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि हर रीजन को वो अब मॉनिटर करें, उनको मोटिवेट करें और काम को करना है। हमको 85 से 90% क्लब इस पे काम करें, तो इस पे करें। मैं और डिटेल भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन पीएमजे मनीष शाह सर से कि कृपया आएँ और अपने विचार करें, और सेशन को हम धन्यवाद के साथ आज यहाँ पर हम समाप्त कर देंगे। थैंक यू लाइन पिंकेश जी। आज इस सेकेंड डे के सेशन में आकर बहुत अच्छा लगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर लगातार आपको काम करते हुए देखते हुए बेहद खुशी होती है। जूम सभागार में ही उपस्थित मेरे काउंसिल के ट्रेजरर एमजेएफ लाइन सुधीर जैन साहब और पीडीजी लाइन सत्येंद्र शर्मा जी, मुझे मुरली जी दिखाई दे रहे हैं, और तमाम साथियों को साथ ही समय की बात कहें, बार बार मेरा और आपका तक तवरुफ हो रहा है, बार बार बात हो रही है, रिपीटेशन कम हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर हमारे पिंकेश जी ने इतना कुछ मटेरियल फ्लोट किया है कि वाकई एपी सिंह साहब ने जब इस चीज को प्लान आउट किया होगा इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो शायद इतने आइडियाज उनके दिमाग में नहीं होंगे। मैं खुशकिस्मत हूं और मेरा मल्टीपल भी खुशकिस्मत है कि पिंकेश जी की सोच को मल्टीपल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और नरेंद्र भंडारी जी की टीम में पिंकेश जी भी हैं। 4 से 12 अक्टूबर
वाकई हम उस चीज को एक सेवा सप्ताह के रूप में तो आयोजित करेंगे, लेकिन जितना नर्चर आप सभी होते जा रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लायंस इमेज बिल्डिंग के अंदर तनाव मुक्त जिंदगी में लोगों का सहयोगी कैसे बन सकता है। आप अपने आप में एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। हम कोशिश करें, और कोशिशें कामयाब होती हैं जब हम अभी से अप्रोच करेंगे। आज 9 तारीख है। अपने एरियाज में आप सेलेक्ट करिए, आप बच्चों को सेलेक्ट करिए, आप यूथ को सेलेक्ट करिए, आप टीनेजर्स के बाद में हम प्रौढ़ लोगों को भी लें और सीनियर सिटीजन्स को भी लें। हर वर्ग के लोग किसी ना किसी तरीके के तनाव भरी जिंदगी में जी रहे हैं। उनके तनाव के कारण बहुत बड़े नहीं हैं। सेवा के क्षेत्र में यदि हम 10 लोगों को चुनते हैं और 2 लोगों को तनाव मुक्त कर पाते हैं, तो मेरा मानना है कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वाकई फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि जीएसटी के कोऑर्डिनेटर, मुझे अच्छा लगता है शेफाली सिंह जी उपस्थित हैं, वेस्ट जीएसटी हैं 3233C से। ऐसे ही 5 कोऑर्डिनेटर को मैं कोशिश करूंगा कि हर एक मीटिंग में वो लोग मेरे प्रयास से भी शामिल हों, क्योंकि सेवा आपका लक्ष्य है और आपके पास भी ये टारगेट होगा कि इस प्रोग्राम को आपने मैक्सिमम कितने क्लब्स में ऑर्गेनाइज कराया, और हम मल्टीपल लेवल पर आपके सहयोग से जो लोग भी आयोजन करेंगे उनको मल्टीपल अवार्ड से सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टॉपिक को सत्येंद्र शर्मा साहब, हम लोग मल्टीपल अवार्ड की श्रेणी के अंदर भी रख रहे हैं कि एक कैटेगरी यह भी होगी। और अपने अपने ग्रुप्स में आप इसको जरूर फ्लोट करें कि जो मैक्सिमम एक्टिविटी रिपोर्ट करेगा, सक्सेस वीडियो बनाएगा, और वीडियो को पिंकेश जी बताएंगे कि कहाँ पहुंचाना है, और उसका सिलेक्शन होगा तो उस पर हम अवार्ड निश्चित रूप से रखेंगे। इस जूम सभागार में पुनः आप सभी से मिलने का मुझे मौका मिला। आगे आप अनवरत कार्य करिए, जहां मेरी आवश्यकता महसूस होती है तो मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय लायनवाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर शेफाली जी को इसलिए मैंने पिन किया है कि आप 20 लोगों की टीम डिस्ट्रिक्ट 3233C में बना चुकी हैं, और उन पे काम कर, वो ट्रेनिंग खुद ही दे रही हैं। तो अब ये 2 बार ट्रेनिंग ले चुकी हैं, तो मास्टर हो चुकी हैं, तो ये तैयार कर रही हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में जीएसटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जी और उनके अंडर में यदि को कोऑर्डिनेटर हैं, तो एक जूम मीटिंग शेफाली जी आप ऑर्गेनाइज करिए, उन लोगों श्योर को सर। बुलाइए, और कोशिश करिए कि आप इसे 15 तारीख तक कर लें, 15 से 20 के बीच में कर लें, ताकि आपके पास जो मटेरियल है वो उन तक पहुंच पाए और उनके प्रिपरेशन भी आपके आ सके। यस सर। सर श्योर लायन श्योर मुरली श्योर। अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं हमारे जीवन के। हाँ, मुरली जी की बिल्कुल, मुरली जी को मैं हमेशा एक्नॉलेज, और मुरली जी आप बराबर शेफाली जी जी इनिशिएटिव 5 जीएसटी कोऑर्डिनेटर को लेके आपके पास नाम होंगे, तो नहीं तो मैं वो नाम आपको शेयर कर देता हूँ मुरली भैया को। जी जी और बहुत से ग्रुप बनते हैं, ग्रुप को ना बनाए, हम इसी ग्रुप के माध्यम से उनको जी जी। एक्टिव करें। यस सर। और मुरली अभी भैया मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। जिस सर डॉक्टर पार्वती राणे जी भी हैं, जो H1 से हैं, हमारे 3234 H1 से। तो ऐसे वाह, इस तरह से काम चल रहे हैं, और आज भी हम लोगों ने बिहार की टीम के साथ काम किया है। और सर 12th को 11th को कुछ और प्लानिंग पूरे इंडिया की टीम कर रही है। तो वो 11th की इवनिंग या 12th तक ये स्प्रेड आउट होने वाला है कि कैसे मॉनिटरिंग सिस्टम काम करेगा और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बिल्कुल हम बिल्कुल। सबकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है कि कैसे हम काम करने वाले हैं। तो जी सर, तो नहीं, हमारे। हम वहां से भी, हमारे विजय सारड़ा जी एमसीसी हैं, विजय जी से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि यस हम सर। लोग कोऑर्डिनेट करके एरिया एक ही आता है, 2 3 4 यदि जी इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत अच्छा जी। लगेगा। नहीं सर, और अभी हम शायद 11th को तय कर लेंगे। हम 4 लोग जो उस टीम में हैं इंडिया की, हम लोग 2 2 या 3 3 मल्टीपल सॉरी एरिया को लेके हम काम करेंगे, जिसमें 4 4 5 5 12 मल्टीपल है हमारे इंडिया में। तो 12 मल्टीपल में हमको कैसे काम करना है, तो उसकी हम देख रहे हैं कितने उसमें गवर्नर, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करके 11 को ये काम कर लेंगे। तो ये हर लोग 3 आप 3। पूरा एक बना के दे दीजिएगा उस तरीके का, जो एनसीसी का ग्रुप है, जी मैं जी उसमें फ्लोट करके रिक्वेस्ट कर दूंगा। आप जी बिल्कुल जी बना के यस सर, दीजिए, यस हम लोग यस यस कोऑर्डिनेट करेंगे उसको। जी।
तो हम सभा का समापन मैं चाहूँगा कि अब हमारे मल्टीपल के ट्रेजरर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के आईपीडीजी मिस्टर लायन सुधीर जैन जी, कृपया अपनी बात और धन्यवाद करके आज के सभा का हम समापन करें। धन्यवाद पिंकेश जी। 2 दिन से मैं ये अटेंड कर रहा हूँ आपकी क्लासेस, और बहुत ही आनंद आ रहा है और अनुभव बहुत अच्छा मिल रहा है सीखने का। और मुझे ये लग रहा है कि ये पहले ही कर लेना चाहिए था, तो शायद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का कार्यकाल और अच्छी तरीके से चला पाता। कोई बात नहीं, जब शुरुआत हुई तब अच्छी बात है। और इसके लिए मैं आपको और लायन सत्येंद्र शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मनीष भाई को भी धन्यवाद। वे व्यस्त समय में से, क्योंकि इस समय वो तैयारी में लगे हुए हैं मल्टीपल काउंसिल की मीटिंग की, अभी वो भी एक जूम मीटिंग में थे, उसको छोड़ के यहाँ आए हैं, उनको भी धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। शेफाली जी ने आज बहुत अच्छा क्लास लिया। सत्येंद्र थैंक भाई यू तो मास्टर हैं, कल उन्होंने क्लास ली थी, लेकिन आज शेफाली जी को मैंने पहली बार देखा, वो भी बधाई की पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का सेशन लगातार चले, भले ही गैप करके थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन जो जितने भी लोग लाभ ले सकेंगे बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। क्योंकि अब 10 दिन अगले मैं नहीं रहूँगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो अब मुंबई में भी कोई एक मीटिंग हम लोग की टीम की होने वाली है, तो मुंबई में जा रहा हूँ, फिजिकल मीटिंग हो रही है वहाँ पर। तो अब मैं आऊँगा 18 को मुंबई वापस। मुंबई कब पहुंच रहे हैं आ, पिंकेश जी? मुंबई कब पहुंचेंगे आप? मैं 15 मॉर्निंग पहुंचूंगा और 17 को निकल जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 दिन। आप आ रहे हैं? 3 दिन है वहां पर? हाँ। नहीं, मैं 27 28 को पहुंचूंगा और दो नहीं तारीख तक हूँ वहाँ। नहीं, वहाँ हमारे पीडीजी अपने जो हाँ सुदर्शन हाँ। नायर सर और भंडारी सर कुछ एक प्लान कर रहे हैं वहाँ पर, हम्म तो वो उनसे 11 को भी फाइनल हो जाए हम्म। कि क्या अपने को प्रोग्राम करना है वहाँ पर, तो उस पर हम वहाँ कर देंगे। जी जी। ओके। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। आप, जी 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 जी। हाँ, वहाँ पे भी यदि आप चाहें तो मनीष लडाके जी बहुत प्रैक्टिकल हैं, एमसीसी हैं वो। जी जी और आप डीजी साहब के थ्रू उनसे भी बात कर लीजिएगा, जी और जी मुझे जी। मेरी आवश्यकता हो तो मुझसे बात मैं कराइएगा। मैं मैं, मैं आपको फोन कर लूँगा। जी जी। ठीक। आप मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ सर, बाकी लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं मीटिंग, और किसी को कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जो थ्री लोग टू वन एफ 3 to 1 F में जो है ये होना चाहिए। जी। मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, हाँ नहीं नहीं, जीएसटी कोऑर्डिनेटर हूँ। क्षमा कीजिए, मैं बोलना भूल गया। हमारे सतपाल जिंदल जी, वो भी आप जीएसटी कोऑर्डिनेटर हैं, तो 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट के जीएसटी कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, आप तो हमारे सर, सक्कर साहब स्वागत हैं, है आपका। एमसीसी हैं हाँ, सक्कर मेरे साहब। उसमें रविंद्र बोले सागर जी मेरे रूम पार्टनर हैं, मेरे रूम पार्टनर हर जगह वही रहते हैं। तो जिंदल साहब, बहुत खुशी हुई, मुझे पोर्टफोलियो आपका मालूम नहीं था। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। आप रविंदर जी को उनसे बिल्कुल मेरा बोलिए नमस्कार बोलिएगा। वो वो एक जूम मीटिंग रखें इसकी, मैं एमसीसी रविंदर जी से, की। रविंदर जी बिल्कुल से बिल्कुल। बोलेंगे कि एक जी, जूम मीटिंग रखिए आप। मैं बोलता हूँ सर उनसे, है ना? हाँ हाँ। बिल्कुल और मेरे भी परम मित्र हैं, मैं उनको भी बोलूंगा। हाँ तो बिल्कुल, मैं मेरी तो तरफ बारह से भी तेरह बोलिएगा चौदह और को मैं तो कुछ काम आगरा में करूंगा। नहीं नहीं, एमसीसी की मीटिंग है। आपके जूम मीटिंग में बिल्कुल हमारे उनसे बात करेंगे। और जगह जितेंद्र सिंह चौहान साहब भी उसमें रहें, और रविंदर जी से मैं बात करता हूँ, दोनों रहेंगे। ठीक है अ, जिंदल साहब। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन जी। और जो कुछ के कोई प्रश्न है तो आप हम चर्चा कर सकते हैं, और जो लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है, कोई बातें हैं, किसी को कोई भी मेंटल वेलिंग वीक के बारे में या आज के सेशन के बारे में कोई चर्चा करना है, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये अब सेशन दोबारा हो पाएगा 3 दिन का कि मुझे अभी नहीं मालूम है कि इंडिया लेवल पे आपको क्या काम और करने पड़ेंगे, या कितना समय मिल पाएगा, क्योंकि अब सर हम लोग। हमने जी सर हमने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से सेमिनार्स या वक्तव्य जी। करने चाहिए? हाँ नहीं, स्टूडेंट जो अपने स्कूल के बच्चे हैं, तो हमने 3 कल एक एंकरिंग सिखाई थी हमने, और हमको आज हमने इनर सेल्फ को सिखाया, कैसे हमारे पास पावर है, उसको हमको बाहर लेके आना है। तो ये इन 2 को हम फोकस करते हुए उन पे हम काम करेंगे। और प्लस उनमें से किसी के पास कोई ये सिम्टम्स हैं जो बुक मैंने आपको भेजी है आज, कि उसमें किसी को स्ट्रेस एंजाइटी
और खासकर जो लोनलीनेस बच्चे फील करते हैं, तो उस पे हमें काम करना है। और एक मेडिटेशन जरूर उनको छोटा सा कराएं, क्योंकि बड़ा मेडिटेशन वो एक्सेप्ट बच्चे नहीं करेंगे। 20 मिनट का मैं आपको दूसरा मेडिटेशन भेज दूंगा। और आप लोगों के लिए मैं कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भेज दूंगा, ऐसे जिन लोगों को इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी है। तो मैं जो मेरा जो उसकी लिंक है वेबसाइट की, उस लिंक के अटैच होके आपको 2 या 3 मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूंगा, और जो 30 मिनट के या 1 आवर के भी हैं। तो सोने के पहले लगा लो, सबको आप मोटिवेट कीजिए कि सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल देखना बंद कीजिए। सबसे बड़ी समस्या नींद ना आने की उसी से जुड़ी हुई है। तो उसको आप बंद करने के लिए उनसे निवेदन करिए सबसे। जब भी आप स्पीच देने जाएंगी, बच्चों को भी बताइए स्क्रीन टाइम कम करिए। और हम एक आपसे अलग से चर्चा कर लेंगे बच्चों के लिए, हम शायद कल भी कर सकते हैं, कि हम उनके कैसे हम कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करें। हमने जो 2 चीजें कल भी, कल का पूरा सेशन आप सुनिए, और आज का भी आप अपने इनर सेल्फ पे काम किया है। तो ये बच्चों को हमारी मेमोरी, या जैसे बच्चे जो है वो कुछ डिप्रेशन में जाते हैं कि यार इसी बच्चों को ज्यादा नंबर मिलते हैं, मुझे नहीं। तो उन बच्चों को कभी ना कभी तो अच्छे नंबर मिले होंगे, 10 में से 10 मंथली टेस्ट में मिले होंगे। तो उन बच्चों को वो रिमेम्बर करा के बताइए। हाँ, तो आपको उस समय ट्रिगर सेट करना आपको कल मिलेगा। कल की आप कल नहीं थी, तो कल हमने ट्रिगर सेट करना बताया था। तो उससे उन बच्चों को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो उस पर आप काम कीजिएगा। और डिटेल हम कल चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर, कि हमको कॉलेज में कैसे करना है। बाकी चीज़ तो आपने देख लिया कि कॉलेज में अब कैसे करना है या स्कूल में कैसे करना है, क्योंकि जो बच्चे अबो 9th क्लास है वो एडल्ट हो चुके हैं, तो उनसे हमको किस तरह की चर्चा करना है। हमारा जो क्वेस्ट प्रोग्राम भी उसी के लिए चलता रहा है उनके लिए। तो इस पर हम काम करेंगे, कल और चर्चा कर लेते हैं। जी, थैंक यू सभी को। और कल हम सब फिर मिलते हैं समय पर 8:15 बजे, क्योंकि समय पर किया गया कार्य समय को दिलाता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और शुभ रात्रि।